और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ने हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी छोटी है। बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। एक बार की बात है, चिड़ियों का घोंसला। सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। चिड़ियों का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों से कोई दिक्कत न हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत में चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम को करने लगी और अंत एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। अब पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो जाते हैं। और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी। पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई। वो मायूस हो गई। आगे उसने बड़े मेहनत और लगन के साथ अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके करने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी भड़ास निकालने के लिए न जाने क्या क्या कह जाते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने को सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया।
एक नया घोंसला फिर से उसने तैयार कर लिया। सबसे कीमती वस्तु राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। इसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगिता आए हुए थे। राजा ने इन प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थी। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान में सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता जो है वो आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी, कोई लोग पुस्तकें तो कोई भगवान की मूर्ति, और तो को बहुत गरीब थे वो रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें इस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ? मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूँ। तुम क्या लाए हो? राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? वह नौजवान बोला, मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। अच्छा, कि संतोष के द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तु से भी मूल्यवान है वो। राजा ने उन्हें प्रश्न कर डाला, प्रश्न पूछा। नौजवान कहता है, जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती है।
अनुभूति प्रदान कर सकती है। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है, अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे हैं, जवाहरात है, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा, नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा, नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। तो नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया, नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया और उसे राजपुरुष के लिए और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। चिल्लाओ मत। एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। गंगा नदी के पास नहाने पहुंचा। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे, एक दूसरे पर गुस्सा हो उठे, जोर जोर से चिल्लाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी ये देख तुरंत पलटा, सन्यासी ये देख और तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? क्रोध में लोग एक दूसरे से चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे, शिष्य कुछ देर तक सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं, बस इसीलिए लोग चिल्लाते हैं। जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो उस पर क्या चिल्लाने की जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं, जो कहना है वो आप अपनी धीमी आवाज में भी कह सकते हैं। सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया, सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया और कुछ शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए, पर बाकी लोग जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए। सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते, एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है, उनके बीच की दूरी नाम मात्र रह जाती है, नाम मात्र रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं, जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तब वे बोलते भी नहीं, तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं, और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो, प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर न हो पाए, दूर ना होने पाए।
तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े नहीं। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी अधिक बढ़े नहीं, कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। कितनी सुबह से शाम तक बात करिए, लेकिन चिल्लाओ मत, लेकिन चिल्लाओ मत। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया, तेज चाल पर घमंड हो गया, और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता था। वो उसे जो भी मिलता वे उससे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता था। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई, खरगोश तेजी से भागा। वो काफी आगे जाने के पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ नहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। चलो थोड़ी देर आराम कर ले, चलो थोड़ी देर आराम कर ले। और एक पेड़ के नीचे लेट गया, और एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला, वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कछुआ रेस जीत गया। Moral of the story: slow and steady wins the race. धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है, रेस जीतता है। यही कहानी तो हम सब जानते हैं, पर आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है, खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये रेस हार गया था, वो ये रेस हार गया था। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है, वो तुरंत मान जाता है। रेस होती है, इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता है। वो कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। Moral of the story: fast and constance will always beat the slow and steady. तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है, हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंस होना और भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस में इन दो टाइप से के लोग हैं तो वो ज्यादातर तेजी से आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादातर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जो फास्ट भी हैं और फील्ड में कॉन्सिस्टेंस भी है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है। उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता, वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है,
खरगोश तैयार हो जाता है, रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है और उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है, बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे 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 चलता हुआ वहां पहुंच जाता है, आराम से नदी पार करता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है, वो रेस जीत जाता है। Moral of the story: now your core competencies and work according to success. पहले अपनी स्टैंडर्ड्स को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी, जीत जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे वक्त है तो आपको आगे बढ़ने ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां पब्लिक स्पीकिंग का मौका दे, स्पीकिंग का मौका मिले। ऐसा करके आप अपनी ओरिजिनाइजेशन में तेजी से ग्रहण कर सकते हैं। कहानी अभी भी बाकी है, कहानी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ तो दे दे, कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं, कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। इस बार ऐसे कंप्यूटर नहीं बल्कि एज ए टीम काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए, गेट सीट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की और दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली थी। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी, इतनी खुशी नहीं मिली थी। Moral of the story: teamwork is always better than individual performance. टीमवर्क हमारा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। इंडिविजुअली चाहे आप जितने बड़े परफॉर्मर हो, लेकिन अकेले दम पर मैच नहीं जीत सकते, अकेले दम पर आप मैच नहीं जीत सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा, दूसरी ताकत को भी समझना होगा, और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ्स को यूज करना होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, खरगोश और कछुए दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझाने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया था, नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया। जब कभी आप फेल हो तो यह तो अधिक मेहनत करे या अपनी रणनीति में बदलाव लाए, या दोनों ही करे, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश ना हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है, बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है।
जिंदगी में अच्छी बातों पर ध्यान देने की सीख देती है। जिंदगी में अच्छी बातों पर ध्यान देने की सीख देती है। हिंदी कहानी। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोला, चलिए सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। चलिए सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सभी स्टूडेंट घबरा गए। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये सब कुछ काम नहीं आएगा। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्वेश्चन पेपर आपके सबके सामने रख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने रख रहा हूँ। जब सारे पेपर बट जाएं तभी आप उसे पलट कर देखिएगा। जब सारे पेपर बट जाएं तो तभी आप उसे पलट कर देखिएगा। पेपर बांट दिए गए। ठीक है, अब आप पेपर देख सकते हैं। प्रोफेसर ने निर्देश दिए कि अब आप पेपर देख सकते हैं। अगले ही क्षण सभी क्वेश्चन पेपर को निहार रहे थे, पर इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो सिर्फ व्हाइट पेपर, एक ब्लैक स्पॉट, या सर इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक छात्र खड़ा होकर बोला, प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है आपके सामने है, जो कुछ भी है आपके सामने है। आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है और इस काम के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। चलिए शुरू हो जाइए। स्टूडेंट के पास कोई चारा नहीं था। वे अपने आंसर लिखने लगे। समय खत्म हुआ। प्रोफेसर ने आंसर शीट कलेक्ट की और बारी से उन्हें पढ़ने लगे। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उस स्पॉट के चारों ओर मौजूद व्हाइट स्पेस के बारे में बात नहीं की थी। प्रोफेसर गंभीर होते हुए बोले, इस टेस्ट का आपके इस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है और नहीं मैं इसके लिए मार्क्स देने वाला हूँ। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक ही मकसद है। मैं आपको जीवन में एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहता हूँ। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा। आपने 100% आंसर सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने में लगा दिया जो मात्र 1% है। और यही बात हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती है, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई रात अपने दुख को लेकर परेशान रहता है तो कोई अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है। कोई अपने करियर को चिंता में लेकर डूबा रहता है तो कोई और बस पैसे का रोना रोता है, कोई बस पैसों का रोना रोता है। क्यों नहीं हम अपनी बिजनेस को काउंट करके खुश होते हैं। क्यों नहीं हम अपना पेट भर खाने के लिए खुदा को थैंक्स कहते हैं। क्यों नहीं हम अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार होते हैं। क्यों नहीं।
हम लाइफ की उन 99% चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, जो हमारे जीवन को सचमुच अच्छा बनाती है। चलिए आज से हम लाइफ की प्रॉब्लम को जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेना छोड़े, जरूरत से ज्यादा सीरियसली लेना छोड़े और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखे। जिंदगी अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखे, तभी हम अपनी जिंदगी को सही मायने में समझ पाएंगे, सही मायने में हम अपनी जिंदगी को समझ पाएंगे। जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसी के चलते हुए मैं आपको शेर और लकड़बग्गे के बारे में बताता हूँ। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था। पर अनुभव न होने के कारण वो अभी एक भी शिकार नहीं कर पाया था। पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता था। वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते थे। उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते थे। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, उसको अच्छी तरह से समझ आ रही थी। उसको अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत होना, तुम परेशान मत होना। हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी, जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी। और तब मैं ये लकड़बग्गे मुझ पर बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो, तब मैंने ये सीखा कि अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हैं तो जीत लकड़बग्गों की होती है, जीत लकड़बग्गों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते करते हो तो खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो। एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाते, ये कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया, समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा ने एक शानदार शिकारी बनकर उभरा, एक शानदार शिकारी बनकर उभरा। और एक दिन उन्हीं लकड़बग्गों में से उसने हाथ लगा दिया, हाथ लग गया। मम्मू मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लकड़बग्गा गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया। उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं जंगल का राज करता हूं। पर मैं आज
इस जंगल पर राज करता हूँ, जाओ मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, जाओ मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे आज वही उनका राजा है, आज वही उनका राजा है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनवाने वालों की कमी नहीं है, कमियां गिनवाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम साइंटिस्ट मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और आपकी कुछ कर पाने की एबिलिटी पर डूब करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाले क्रिटिस्ट से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा,